हमें हर तहसील को एक सुजलाम सुफलाम तहसील बनाना है, पूरी तरह से विकसित, हर चीज में आत्मनिर्भर ऐसा तहसील बनाना है। और यह भी हकीकत है कि हर तहसील की जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है आज की तारीख में अलग अलग लेवल पे है। कुछ तहसील ऐसे हो सकते हैं कि जिनके जो रिसोर्सेज है वो अभी तक पूरी तरह से या डेवलप होना शुरू भी नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे हम अपने तहसीलों को पूरी तरह से सक्षम, पूरी तरह से डेवलप बना सकते हैं, ये समझना, ये जानना, ये सीखना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ये सीखना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा है, जो बुरी तरह से परिस्थिति में है, वो कैसे पूरी तरह से विकसित बन जाता है। और ऐसे ये कैसे हम सीखेंगे, ये कैसे हम समझेंगे। तो इतिहास एक ऐसी चीज है कि जो हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो इतिहास में कई सारे ऐसे उदाहरण हैं, घटनाएं हैं, जो ये हमें बताती है कि कैसे एक पिछड़ा प्रदेश बहुत डेवलप्ड ऐसा प्रदेश बन सकता है। और आज ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, वो एग्जाम्पल है जापान का। जापान एक ऐसा देश है कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जो खत्म हुआ वो जापान की बर्बादी के साथ खत्म हुआ। अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा, नागासाकी, दो शहरों के ऊपर अणुबॉम्ब डाले, जिसकी वजह से जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और जापान की कहानी शुरुआत हो गई। दोस्तों, जापान ने 1945 में जो शुरुआत की, इनफैक्ट हमारे साथ ही शुरुआत की, हमने भी 1947 में हम आजाद हुए, हमने शुरुआत की। लेकिन जापान आगे के सिर्फ 30 साल में दुनिया की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऐसी इकोनॉमी बनी। आज की तारीख में भी अगर आप जापान की तरफ देखोगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहले अमेरिका है, दूसरा चीन है और तीसरा जापान है। अमेरिका और चीन हमसे 3 गुना बड़े हैं, उनके रिसोर्स से 3 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर जापान की बात करें तो जापान, हमारे पास जितनी जमीन है, जापान के पास सिर्फ 11% जमीन है। हमारे पास जितनी खेती है, जापान के पास सिर्फ 3% उतनी खेती है। जापान के पास 4.4 मिलियन हेक्टेयर इतनी जमीन है। हमारे पास 159.7 मिलियन हेक्टेयर, यानी ऑलमोस्ट 160 मिलियन हेक्टेयर इतनी जमीन हमारे पास है। तो जापान के पास सिर्फ 3% खेती है जितनी हमारे पास है, हमसे कंपेयर करें तो। दूसरा, जापान में इतने सारे प्राकृतिक चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है। आए दिन वहां भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी होती है, सुनामी, ये जो शब्द है ये वही से शुरुआत हुई है। ऐसी परिस्थिति में यह देश ऐसी स्थिति से निकल के जहां वो पूरी तरह से बर्बाद हुआ था और आज दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी बना है। और यही कारण है कि ये जो देश है, इस देश का जो विकास है, ये जो डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास, इसे लोग आर्थिक विकास नहीं कहते, इसे कहते मिरेकल। पूरी दुनिया में जापान का एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहा जाता है जापानीज इकोनॉमिक मिरेकल, कोडो केजई शिचो। और सही है, आप देखोगे तो पहले क्या था, आपके सामने चित्र, और आज वो कैसी परिस्थिति में। तो कैसे हुआ है सब कुछ, कैसे वो जापान जो इतनी बर्बाद हुआ था वो इतना डेवलप कैसे बना। तो इसके 4 प्रमुख कालखंड है। सबसे पहले देखते हैं तो पहला स्टेज, वो कहते हैं रिकवरी स्टेज। दोस्तों, कोई भी जब दुर्घटना होती है, हादसा होता है, तो एक तो हमें शारीरिक या फिजिकल जो प्रॉब्लम होती है, फिजिकल जो डैमेज होता है तो होता ही है। लेकिन दूसरा होता है वो मेंटल डैमेज, मानसिक डैमेज। और उस सदमे से बाहर निकलना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। और सोचिए कि जापान के साथ क्या हुआ। जापान के साथ एक ऐसी दुर्घटना हुई जो इतिहास में सबसे डरावनी दुर्घटना में से एक है, और इसमें से जापान देश को पूरी तरह से बाहर निकलना था, लेकिन जापान ने वो काम किया। इनफैक्ट ये होने के बाद जो इकोनॉमी, यानी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जो इकोनॉमीज तेजी से इमीडिएटली जो शुरुआत हुई उसमें से जापान एक था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, जापान का ये जब बर्बादी हुई 1945 में, उसके बाद इमीडिएटली एक बहुत बड़ा अकाल, सूखा जापान में हुआ। यानी जापान के लोगों के पास बिल्कुल पैसे तो नहीं थे, लेकिन खाना भी नहीं था। वो तो अच्छी बात थी कि जापान को युद्ध में हराने के बाद अमेरिका की सेना जापान में थी, क्योंकि अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी रशिया का जो शीत युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद, तो अमेरिका चाहता था कि वो जापान किसी भी हालत में रशिया के पास नहीं जाना चाहिए। तो अमेरिका के पूरी सेना वहां थी। उन सेना ने जो खाना लाया
उसकी वजह से उनके जो खाने की जरूरत है वो पूरी हो। ऐसी परिस्थिति में जापान था, और ऐसी परिस्थिति में जापान ने फिर शुरुआत की रिकवरी की। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर किसी ने की होगी उस परिस्थिति में, तो वो थे एक मिनिस्ट्री, एक मंत्रालय, जिस मंत्रालय का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री, जिसे मिटी करके बोलते हैं। वो उसके जो प्रमुख थे मंत्री, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा काम किया। अभी सोचिए ऐसी परिस्थिति में आपका देश है, आपका प्रदेश है, जहां कुछ भी नहीं है, अभी ना किसी के पास पैसा ना कुछ है। इन्होंने पहला काम क्या किया कि मुझे अगर देश की प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है, देश की इकोनॉमी बेहतर करनी है, तो मुझे पहले लोगों को संभालना होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन कर सकते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन में भाग ले सकते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उसने किया, उन्होंने सभी लोगों को, सभी लेबर रिफॉर्म्स किए, कामगारों को लेके जितने भी कानून थे वो सब चेंज किए। महिलाएं ज्यादा करके कैसे इस उत्पादन के क्षेत्र में आ सकती है, कैसे वो अपना हाथ बढ़ा सकती है, उन्हें उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया। और देखा कि जापान के सभी नागरिक, महिलाएं, पुरुष, ये सभी एक होके कैसे इस उत्पादन क्षेत्र में काम करें, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। दूसरा उन्होंने क्या किया, तो दूसरा भी इन लोगों के साथ हम क्या तैयार कर सकते हैं। अपने पास तो पैसे नहीं है, अपने पास पैसे नहीं है तो फैक्ट्री नहीं है, किसी का सपोर्ट नहीं ज्यादा, तो इस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिक जो चीजें हैं, रॉ मटेरियल जो तैयार कर सकते हैं वो करते हैं ना, ताकि लोगों को दो पैसे मिले, लोगों को रोजगार मिले। और वो उन्होंने किया, इसे कहते हैं इंक्लाइंड प्रोडक्शन मोड, यानी उन्होंने रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन बढ़ाया। उनके पास क्या थी, खेती थी, तो खेती में उन्होंने कॉटन, उनके यहाँ उनके देश में भी कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने कॉटन का उत्पादन बढ़ाया। उन्होंने वहां का जो कोल खदानें थी उसका उत्पादन बढ़ाया, स्टील का उत्पादन बढ़ाया, और ऐसी शुरुआत की। और दोस्तों उसी टाइम पे शुरुआत हुई कोरियन वॉर की। अभी कोरियन के साथ जो युद्ध था उसमें अमेरिका शामिल था, और अमेरिका के लिए जो 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 सामान लगता था, जो आर्म्स एम्यूनिशन लगते थे, तो बजाय वो अमेरिका से लाने से बजाय वो जापान ने उनको वो सप्लाई करना शुरू कर दिया। तो एक छोटा सा मोमेंटम वैसे भी शुरुआत हुई, एक थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग जापान में शुरुआत हुई कि जो अमेरिका के सेना के लिए जो अलग अलग चीजें उनके लिए बनाती थी। तो इस तरह से ये पहला जो फेज है 8 साल का था, जिसमें थोड़ी थोड़ी रिकवरी दून जो से शुरू हुई। लेकिन दूसरा जो फेज है दोस्तों, दूसरा जिसे कहते हैं हाई इंक्रीजिंग स्टेज, 18 साल का ये फेज है जापान का। ये 18 साल का फेज इतना इंपॉर्टेंट है। इस 18 साल में जापान ने वो करके दिया जिसको फिर लोग करिश्मा कहते हैं, जिसे मिराकल कहते हैं, जादू कहते हैं। क्योंकि इस 18 साल में वो देश जो 1945 के बाद उसके पास अनाज भी नहीं था, अनाज के लिए वो सेना भी रहा है, बहुत बेसिक ऐसे प्रॉब्लम में जापान के लोग, पूरा देश था। वो देश इस 18 साल में विकसित देश बना। एशिया का, ईस्ट एशिया का पहला विकसित देश अगर कोई है तो वो जापान था। कैसे किया उसने? इस 18 साल में जो भी उन्होंने टारगेट्स रखे थे कि हमें हर साल इतनी प्रगति करनी, उससे कई ज्यादा प्रगति उन्होंने की और अपने देश को 18 साल में विकसित किया। कैसे? तो इसके लिए जो रीजंस थे, एक तो था एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था केरेत्सो। देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल ऐसा रोल है। इस एडमिनिस्ट्रेशन यानी वो व्यक्ति जिन्होंने नीति को संभाला था, वही व्यक्ति फिर इस देश के प्रधान हो गए, जिनका नाम था हयातो इकेडा। और ये जो पर्सन है, ये इसके शिल्पकार है। इनफैक्ट जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी लोगों ने इस जापान के इस पूरे मिरेकल के बारे में, इकोनॉमिक मिरेकल के बारे में जो लिखा है, आर्थिक जादू के बारे में जो लिखा है, वो सभी लोग लिखते हैं कि अगर एक सिंगल व्यक्ति इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, एक सिंगल व्यक्ति की वजह से अगर कोई हुआ है, तो ये आदमी हयातो इकेडा। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले अपने देश का जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर थे। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी भी क्षेत्र का अगर हमें विकास करना है, अगर किसी भी क्षेत्र का इकोनॉमी का आर्थिक विकास करना है ना, तो सबसे जरूरी होता है मैन्युफैक्चरिंग। बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है कि आपके इकोनॉमी की जो हर क्षेत्र है उसको डेवलप करता है। रॉ मटेरियल लगती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो रॉ मटेरियल का मतलब है खेती, रॉ मटेरियल के मतलब है किसान,
तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो इनडायरेक्टली आप किसानों का सक्षमीकरण करो, किसानों को पैसे दिलाओगे, किसानों की परिस्थिति बेहतर करोगे, और बाद में ट्रांसपोर्टेशन और बाकी सब कुछ होता है। और ये उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया, अपने देश में जितने भी बैंक्स थे उन्होंने कहा, उनको कहा कि आप जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स है, उनको सबको बहुत सारा लोन दो, बहुत सारा पैसा दो, बाकी कुछ देखो मत, लेकिन उनको बहुत सारा पैसा दो। और ऐसा उन्होंने दिलाया। अभी ये सभी जो बैंक है, ये पैसा कहां से लाती, उनकी वो पैसा कहां से लाती, तो सेंट्रल बैंक से लाती। जैसे हमारे पास आरबीआई है, वहां उनके पास है बैंक ऑफ जापान। अभी ये बैंक ऑफ जापान उनको इतना पैसा देती थी। अब ये बैंक ऑफ जापान या आरबीआई हमारी, वो कहां से पैसा लाएगी, तो इंटरनेशनल मार्केट से। इनका सिर्फ एक ही फोकस था। क्या फोकस था, कि सबसे पहले तो जो भी बिजनेस करना चाहते, जो भी मैन्युफैक्चरिंग, उसको पूरा सपोर्ट करो, उसको बहुत सारा पैसा दो। हेवी लोन दिए उन्होंने। और जो भी पैसा उन्होंने दुनिया से लिया था, कर्जा करके लिया था, तो उनका पहला एक ही फोकस था कि कुछ भी करके हमें ईएमआई पे करना है, हमें ब्याज जो इंटरेस्ट है उनको जो चुकाना है वो पे करना है, बस। हमें इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना। जो भी स्टेक होल्डर्स है इस बिजनेसेस में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बस चलने चाहिए बिजनेसेस, बस इतना ही। लोग जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा पगार मिलना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और वो बिजनेसेस आगे बढ़ने चाहिए, चलने चाहिए, बस इसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। और वो उसका बहुत जबरदस्त परिणाम ऐसे हुआ। लोगों के पास जब पैसे आए तो लोगों की जो मूलभूत जरूरत है वो तो पूरी हो ही गई, लेकिन उसके आगे जाके उन्होंने खर्चा करना शुरू कर दिया रिक्रिएशन के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर, और बाकी ये जो दूसरी चीजें हैं, इसके साथ फिर इकोनॉमी का सर्वांगीण ऐसे विकास हुआ। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप 1,000 रुपए खर्च करते हो तो उससे 9,000 की इकोनॉमी बढ़ सकती है। वैसे ही जापान में हुआ। सरकार ने पहले लोगों के जो आमदनी है उसके ऊपर ध्यान दिया, फिर लोगों ने इनडायरेक्टली इस सब चीजों को बढ़ाया और सर्वाइवल से लेके रिक्रिएशन तक पहुंचे। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पूरा एक बार मैन्युफैक्चरिंग का बेस मजबूत करने के बाद उन्होंने पूरा फोकस किया एक्सपोर्ट के ऊपर। यानी जो भी एक्सपोर्ट करना चाहता था उसको जो भी चीज लगती थी वो उसको देते। सबसे इंपॉर्टेंट, यानी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा फोकस किया, यानी रोड्स हो, रेल हो, या बाकी कोई ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो। और ऐसी परिस्थिति में देखो जापान की परिस्थिति है ना, जापान की जो ज्योग्राफी है बहुत डिफरेंट है। जापान में यानी हम बहुत भाग्यशाली है, वैसे जापान में नहीं है। जापान में हर तरीके का सोल्यूशन उसने निकाला। और यही कारण है ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखोगे ना तो सभी जो इन्वेंशन है वो जापान से आया है। आज हम लोग जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हो, बुलेट ट्रेन हम लोग जापान से ही वो टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और कर रहे हैं काम। जो मोनोरेल आज हमारे देश में है, वो मोनोरेल भी मुंबई से, जो मुंबई में है वो जापान से ली हुई है। अच्छा, हर चीज के ऊपर उन्होंने काम किया। और इस चीज के बेस पर उन्होंने अपने देश का जो इस 18 साल के स्टार्टिंग में जो उनकी इकोनॉमी सिर्फ $91 बिलियन थी जीडीपी, उसको 12 गुना बढ़ाया 18 साल में, 12 गुना, यानी $1,065 बिलियन, यानी 12 गुना इकोनॉमी बढ़ाया। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 12 गुना बढ़ाया। दोस्तों, इन्होंने भी शुरुआत की उदारीकरण की, जागतिकीकरण की। हमने भी शुरुआत की थी 1991 में, उदारीकरण, जागतिकीकरण, खासगीकरण, जिसे एलपीजी कहते हैं। अभी इस उदारीकरण की जब उन्होंने जापान में शुरुआत की तो लोग डर गए थे। उनके जो विरोधी पक्ष में थे या प्रेस थी, उनको लगा था अभी कैसे हुआ, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनी आएगी या बड़े बड़े देश के लोग आएंगे, क्योंकि जापान बहुत छोटा सा देश है, तो क्या होगा हमारा। लेकिन उन्होंने पूरा फोकस किया अपनी एबिलिटी बेहतर करने के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत अच्छा काम करो, मेहनत करो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और सर्वोत्तम बनो। और उन्होंने किया। हमने भी वो करना चाहिए था, लेकिन हम उस पर पीछे हो गए। उसके बाद फिर जो फेज आया, उसके बाद जो फेज था वो था 1973 से लेकर 1992 तक। वो था स्टेडी इंक्रीजिंग स्टेज, यानी इस 20 साल में बहुत फास्ट ग्रोथ नहीं हुई, वो कम थी, ग्रोथ हो रही थी लेकिन कम कम हो रही थी। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर एक दो बहुत गहरे ऐसे संकट हुए। लेकिन इस संकटों में, इस संकट की वजह से बाकी दुनिया की कितनी सारी इकोनॉमी डूब गई या पीछे हो गई, लेकिन जापान फिर भी प्रगति कर रहा था। उसमें पहला संकट था फर्स्ट ऑयल शॉक 1973 में, यानी इजराइल का और अरब का युद्ध हुआ। और अरब के देश जो थे वो सभी दुनिया को पूरा ऑयल सप्लाई कर रहे थे।
तो फिर अरबों ने यह देखा कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जो भी ऐसे देश जिन्होंने इजराइल की मदद की पोल्यूशन की वजह से खांसी है, बाकी कुछ। तो उन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी ऐसे देश है कि जिन्होंने इजराइल की मदद की, उनको हम ऑयल नहीं देंगे। तो उसमें था कनाडा, जापान, यूएस, ये सभी लोग, और उसमें बहुत गहरा संकट हुआ। जो ऑयल उनको $3 पर बैरल मिलता था, वो 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा, $13 पर बैरल हुआ, और अमेरिका, कनाडा, ये सब संकट में आ गए। दूसरा, उसके बाद एक सेकंड ऑयल शॉक हुआ 78-79 में, यानी उस टाइम ईरान में वहां लोक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा लोक आंदोलन, जिसकी वजह से ईरान के जो राजा था वो तख्त बदली हो गया। लेकिन और इसके वजह से ईरान का जो ऑयल प्रोडक्शन था वो सिर्फ 4% कम हुआ। लेकिन इस चीज को, इस घटना को दुनिया ने बहुत गंभीरता, बहुत ओवर रिएक्शन किया। जो ऑयल 13 $13 पर बैरल था, वो 39 यानी 3 गुना बढ़ा, और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम दुनिया के इकोनॉमी की शुरुआत हुई। इनफैक्ट अमेरिका, कनाडा ऐसे देश है ना, अमेरिका स्पेशली, वो यहाँ हुआ फिर घूमने लगा कि कैसे मुझे ऑयल मिलेगा। इसके बाद जो शुरुआत हुआ ईरान इराक की जो लड़ाई शुरुआत हुई, उसमें अमेरिका इसीलिए गया था क्योंकि ऑयल चाहिए, एनर्जी चाहिए, कहां से मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जापान ने क्या किया ऐसी परिस्थिति में? बाकी के सभी देश ये देख रहे थे कि कैसे हम अभी अपना ऑयल का जो है उसको पूरा करेंगे, हमारी परिस्थिति को बेहतर करेंगे। लेकिन जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दिया। जापान ने फिर ऐसा फोकस किया कि कैसे हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए कि जिसको एनर्जी कम लगे, टेक्नोलॉजी कॉन्सेंट्रेटिंग। और इसी की वजह से जापान की जो टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो बहुत एनर्जी एफिशिएंट होती है, बहुत बेहतर होती है बाकी के लोगों से। ये जापान की ये प्रगति देखकर, इनकी जो विकास हो रहा था वो देख के अमेरिका गुस्सा हो गया, क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेड था, जो उनका व्यापार था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो निगेटिव में था, वो ज्यादा इंपोर्ट करते थे। तो अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि कैसे मैं जापान का जो एक्सपोर्ट मुझे हो रहा है उसको कम करूं। तो उन्होंने एक प्लाजा अकॉर्ड, यानी न्यूयॉर्क में एक प्लाजा अकॉर्ड करके एक करार किया, जिस करार में उन्होंने अपने जो अमेरिकन डॉलर है उसको डिवैल्यूएशन किया, और जिसकी वजह से जापान का जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट था अमेरिका को, वो उस पर बहुत गंभीर परिणाम हुए, बंद हुआ ऑलमोस्ट। अभी ऐसी परिस्थिति में भी जापान ने क्या किया? ऐसी परिस्थिति में फिर जापान ने देखा कि चलो, मैं आज अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए मेरे लिए, नहीं करना चाहता हूं बिजनेस मेरे से, तो मैं और किधर बिजनेस कर सकता हूं, और बाकी के देश कौन से, वहां मैं अपना माल बेच सकता हूं। तो देखिए, सोच, हर परिस्थिति को, हर प्रॉब्लम को उन्होंने अवसर में बदला, संकट को अवसर में बदला, और वैसे ही हुआ। और आज भी अगर देखोगे तो आज ये जो कालखंड चल रहा है, जो फेज चल रही है उनकी, उसको लो इंक्रीज फेज कहते हैं। इसका कारण एक तो यह है कि जापान में जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रहा है, डिक्लाइनिंग है, पॉपुलेशन उतना ही नहीं, स्टेडी तो है लेकिन कम हो रहा है। लोगों का, जितने लोग हैं वो उतने ही है, कम होते जा रहे हैं। और वहां लेकिन उनकी जो गुणवत्ता, ये है प्रोडक्शन, प्रति व्यक्ति जो आउटपुट है वो बहुत दुनिया में बेस्ट है, और आज वही से वो जापान चला जा रहा है। तो दोस्तों, एक आपने जापान में देखा कि जापान ने किस तरह से, यानी ऐसी परिस्थिति की जहां पूरे खाने पीने के हमारे प्रॉब्लम थे, कुछ नहीं था हमारे पास, ना लोगों के पास पैसा था, ना सरकार के पास कुछ भी नहीं था, ना किसका सपोर्ट था, उससे लेके आज वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी सबसे बड़ी, अब अमेरिका, चाइना और बाद में जापान। ये पूरी परिस्थिति देखने के बाद आपने ऊपर से देखा, लेकिन और उनका एक रास्ता कि जिसकी वजह से जापान की कंपनियां दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां बनी, और वो रास्ता क्या था? वो रास्ता एकता। एकता यानी क्या? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है ना, तो वो है एकता। अगर हम सभी लोग एक आ गए ना, तो आपको अंदाजा ही नहीं हम क्या कर सकते हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेज हमारे देश में 350 साल रहे, हमारे देश में 150 साल तक उन्होंने एब्सोल्यूट राज किया हमारे ऊपर। कितने कम थे? इतने कम थे कि अगर हम एक खो जाते ना, तो कुछ घंटे में उनको हमेशा के लिए निकाल देते हमारे घर से, हमारे देश से। लेकिन ऐसा किया नहीं। अंग्रेजों ने 350 साल सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम किया, एक ही प्रिंसिपल के ऊपर काम किया, फोड़ो और राज करो। भाई भाई के मध्य बीच में झगड़ा किया, गांव में जो दो घरों के बीच में झगड़ा, दो गांव के बीच में झगड़ा, हर पॉसिबल मुमकिन जो जगह थी वहां उन्होंने लोगों में झगड़ा किया,
और देखा कि वो लोग एक ना हो पाए, यहां तक कि जब उन्होंने हमें आजादी भी दी, आजादी भी देश के टुकड़े करके ही हमें दी। तो ये नेगेटिव एग्जांपल है कि किस तरह से एकता न होने के कारण ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसका पॉजिटिव एग्जांपल अगर कुछ है तो पॉजिटिव एग्जांपल है जापान। पॉजिटिव एग्जांपल है उनकी बिजनेस करने का तरीका, जिसे हम कहते हैं किरेत्सु। जापान कहते हैं, जापानीज लोग कहते हैं किरेत्सु। तो क्या है किरेत्सु? तो किरेत्सु दोस्तों एक ऐसा तरीका है बिजनेस करने का कि जिसमें एक छत के अंदर कई सारे कंपनियां, कई सारे बिजनेसेस एक छत के अंदर काम करते हैं, एक फैमिली में काम करते हैं। वो तरीका, ये लोग एक फैमिली में बंदे होते हैं। जरूरी नहीं कि ये सभी जो कंपनियां हैं एक ही क्षेत्र में काम करती, हो सकता है कि ये अलग अलग क्षेत्र में काम करती, लेकिन ये यूनाइटेड एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव में, एक दूसरे के साथ मिलकर ये बिजनेस करते हैं, और इसी को कहते हैं किरेत्सु। दोस्तों यानी समझिए कि ये एक तरह से एक कोऑपरेटिव नेटवर्क है। अभी कोऑपरेटिव में अभी हमने कैसे कोऑपरेटिव यानी सहकार, अभी सहकार में अभी तक हमने कैसे देखा कि किसानों की कोऑपरेटिव संस्था होती है, लोगों की कोऑपरेटिव संस्था होती है, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। वैसे जापान ने क्या किया, तो जापान में किस तरह से बिजनेस करते हैं, तो जापान में जो अलग अलग तरह की कंपनियां हैं वो एक दूसरे के साथ इस एसोसिएशन में सहकार में काम करते हैं। कोई कंपनी है वो जो रिसर्च डेवलपमेंट में काम करती है, कोई कंपनी है जो टेक्नोलॉजी में काम करती है, कोई कंपनी है जो लॉजिस्टिक में काम करती है, कोई खेती में काम करती है। ऐसे अलग अलग लेवल की कंपनी, यानी आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में ये सभी कंपनियां एक होकर एक छत के नीचे काम करती है। इन सभी कंपनियों के बीच में जो जो एसोसिएशन होता है वो ज्यादा करके सामाजिक होता है, यानी एक अच्छे मकसद के साथ वो काम करते हैं, मोर देन टेक्निकल। देखो टेक्निकल लीगल है, इतना सब कुछ टर्म्स कंडीशन है, और इसलिए हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत सेकेंडरी है। वो एक भावना के साथ काम करते हैं कि हमें मिलकर अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे फैमिली को एक बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है। जैसे, और इसमें एक जो कंपनी होती है ना, वो एक प्रमुख कंपनी होती है जो बाकी के कंपनियों को फिर सपोर्ट करती है। जैसे भी एग्जांपल टोयोटा का है। टोयोटा ये जो कंपनी है ये इसी संकल्पना या इसी तरीके से काम करती है। दुनिया में आज जितनी भी कंपनियां हैं, यानी 500, वो फॉर्च्यून 500 होता है ना, जो टॉप की जो 500 कंपनी है उसमें से पहले 10 में 6वें नंबर पर टोयोटा कंपनी है। आज दुनिया में जितनी भी कार कंपनीज है, नंबर 1 कंपनी है टोयोटा। अभी इसमें क्या होता है, तो इसमें टोयोटा मेन कंपनी है और कई सारे अलग अलग कंपनी जो अपना अपना काम करती है। ऐसा समझे कि कोई सिर्फ टायर में काम कर रहा है, कोई सिर्फ टेक्नोलॉजी काम में काम कर रहा है, कोई सिर्फ हेडलाइट्स पे काम कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है, और ये सभी कंपनियां अपने अपने तरीके से काम कर रही है। इस सभी कंपनी को जो सपोर्ट करती है वो मेन उनकी सेंट्रल कंपनी होती है। जब इसकी शुरुआत हुई थी जापान में विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद, तब इनिशियली ये रोल करते थे बैंक जो मेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन होती थी, जो सबको पैसा देती थी। लेकिन वो टाइम था। अभी ऐसी चीज है कि होंडा हो, टोयोटा हो, मित्सुबिशी हो, जो मेन कंपनी होती है वो सबको सहारा देती है, सबको फंड चाहिए, सबको कोई सपोर्ट चाहिए, वो करती है। और स्पेशल चीज ऐसी होती है कि इन सबका एक दूसरे के अंदर स्टेक्स होता है, शेयर्स होते हैं। हर कंपनी के पास थोड़े थोड़े करके शेयर्स होते हैं। तो एक पूरी फैमिली है टोयोटा की या उसके, और उसमें जो इतने भी कंपनियां काम करती है अपने अपने क्षेत्र में बेस्ट काम करती है, और एक दूसरे के साथ शेयर होल्डिंग से वो कनेक्टेड है। यानी एक दूसरे के सिर्फ बिजनेस तो कंपलसरी करते ही है, लेकिन एक दूसरे के शेयर्स भी उनके साथ होते हैं। और ये अलग होते हैं बिजनेस हाउसेस से। हमारे यहाँ जो बिजनेस हाउसेस है ना, जिन्हें हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, और कहते हैं कि रिलायंस बिजनेस हाउस, टाटा, अडानी, है सब कुछ। अभी जैसे रिलायंस टाटा में जैसे समझे कि 50-50 कंपनियां इनकी, लेकिन इनका काम करने का तरीका अलग है। वो कैसे होते हैं काम, तो ये उनकी सब्सिडीज होती है, या उनके बिजनेस हाउसेस में ये जो कंपनियां होती है उनमें कंट्रोलिंग स्टेक इनका होता है। अगर टाटा की 50 कंपनी है, रिलायंस की 50 कंपनी है, तो इस 50 कंपनी में पूरा कंट्रोल रिलायंस का है या टाटा का है, पूरे जो सबसे ज्यादा स्टेक इनके। वैसा नहीं होता इनका। देखो कोई कंपनी इसमें, जापान में इस पद्धति में वो कंट्रोलिंग स्टेक होकर नहीं रखते, सिर्फ
थोड़ा थोड़ा स्टेक रहता है कि बाबा हम एक दूसरे के साथ पार्टनर है, बस इतना ही। हर कंपनी अपनी तरीके से इंडिपेंडेंट ऐसा काम करती है। दूसरा, ये एसोसिएशन या कंसोर्शियमशिप भी अलग है। एसोसिएशन यानी एक ही बिजनेस में काम करने वाली जो अनेक कंपनियां काम करती है ना, वो एसोसिएशन बनाती है। कपड़ा व्यापार एसोसिएशन, या अगर हमारे देश में हमारे देश भारतीय जो लोग अगर अमेरिका में, इंग्लैंड में काम करते हैं तो उनका एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो एक उद्देश्य के साथ काम करते हैं। लेकिन हर कोई अपना अपना अलग अलग बिजनेस करते हैं। ये नहीं, ये अलग है। इस किरेत्सु जो है उसमें वे एसोसिएशन जैसा काम नहीं करते, ये एक दूसरे के साथ ही काम करते हैं, ये सिर्फ मिलके काम नहीं करते। तो इनका एक दूसरे के साथ ही बिजनेस करती है, एक्सक्लूसिव। वो अपने फैमिली के बाहर बिजनेस ही नहीं करती किसी के साथ। जो भी माल तैयार करना होता है, जो भी रॉ मटेरियल लगता है, तो हमारे घर में जो भी कंपनियां हैं उनसे ही माल लेती। उनको जो माल बेचना होता है तो उनको बाहर जाने की जरूरत है, वो अपने ही घर में अपने ही इस फैमिली में माल बेचती है। उनको जब भी पैसे की जरूरत होती है, जब भी कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, तो उनको इसी फैमिली से वो पैसा और सब कुछ मिलता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से उनका एक शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है, कंट्रोलिंग वगैरह उनके कुछ दिमाग में नहीं होता। इसके दो टाइप्स है। सबसे पहले है तो हॉरिजॉन्टल टाइप, यानी हॉरिजॉन्टल यानी एक ही लेवल पे बाकी सभी कंपनियां होती है जो अपना अपना काम करती है और कंट्रीब्यूट करती है। दूसरा जो तरीका है वो वर्टिकल, हिरार्किकल, यानी ऐसा समझे कि अगर टोयोटा कंपनी है, उसका जो सिर्फ व्हील तैयार करना है, व्हील में टायर वगैरह सब कुछ है, तो वो काम किया जाता है 50 सब कॉन्ट्रैक्ट यानी 50 वेंडर से। वो भी फैमिली का एक पार्ट है। कोई टायर बना रहा है, कोई उसका अंदर का व्हील बना रहा है, कोई बाकी कुछ बना रहा है। ये सब ये 50 लोग मिलके पहले क्या बनाएंगे, व्हील का काम, व्हील तैयार करेंगे और फिर वो व्हील आगे के लेवल पे जाएगा। यानी उधर एक हिरार्की होती है, सबकी अपनी पोजीशन होती है और वहां सब कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, सभी एक फैमिली में काम करते हैं। अभी ये जो हिरार्कियल वर्टिकल रचना है या हॉरिजॉन्टल रचना है, ये सभी रचना जापान के सभी कंपनियों में है। आज की तारीख में होंडा से लेके, निसान से लेके मित्सुबिशी, टोयोटा, ये सभी कंपनी इस तरीके से काम करते हैं। और ये सभी जो लोग हैं उनमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता, ये तो कॉम्प्लेक्स, मिक्स ऐसा होता है और इस तरीके से काम करते हैं। और इसके कई सारे एडवांटेज है दोस्तों। अभी देखिए, सबसे पहला एडवांटेज ये है ना कि इनमें बहुत जबरदस्त ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी समझिए हम मिलके हमें एक बिजनेस करना है और उसमें 50 चीजें हैं जो हमें करनी है। अगर हम एक ही कंपनी 50 अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसके हेड्स है, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी आप रिसर्च को भी देखो, आप लॉजिस्टिक को भी देखो, आप रॉ मटेरियल को भी देखो, खेती को भी देखो, ये सब करना डिफिकल्ट होता है। जापान में इस परिस्थिति में क्या होता है कि हर कंपनी अपना काम बेस्ट करती है, वो सिर्फ अपना ही काम करती है। अगर कोई नेपियर ग्रास की खेती में बेस्ट है तो वो बस नेपियर ग्रास की खेती में ही काम करेगा। नेपियर ग्रास के बीच में अगर कोई कंपनी काम करे तो बस वो वही काम करेगी। नेपियर घास को निकाल के उसको फैक्ट्री तक लेके जाना, अगर कोई उसमें बेस्ट है तो बस वही काम करेगा। और क्या होता है कि वो उसमें बेस्ट होते हैं। तो जापान में जब भी कोई मार्केट में जो भी कोई डिमांड होती है, जो भी जरूरत होती है, जो भी, तो वो बेस्ट इमीडिएटली अपने आप को उसको चेंज करती, फ्लेक्सिबल हो जाती। डिमांड कम ज्यादा हुआ, प्रोडक्ट की जो चीजें है वो कम ज्यादा उनको लगती है, उनको अलग अलग चाहिए, तो इमीडिएटली वो फ्लेक्सिबल करते हैं, क्योंकि हर कड़ी एक स्पेशलिस्ट से वो करते हैं, वो करता है। दूसरा, उनका टाइमलाइन प्रोडक्शन, उनकी शिपमेंट, जो भी काम वो बोलते हैं कि हमें ये इतना प्रोडक्शन चाहिए और ऐसा एक्सपोर्ट, वो एक कभी भी नहीं चुकते, 100% वो करते हैं। तीसरा, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो बेहतर से, यानी कोई भी चीज है, कोई भी उस बिजनेस की जो कड़ी है, उसको कैसे बेहतर करना, प्रोडक्ट को कैसे बेहतर करना, कंटिन्यूसली उसके ऊपर काम करते रहते हैं। क्योंकि आपको अगर लॉजिस्टिक के ऊपर काम करना है, नेपियर घास से निकल के फैक्ट्री तक, तो बस आप उस पर ही काम करते, दूसरा कोई काम नहीं करते। तो इसलिए बहुत बेहतर होता है ये काम बेस्ट करना। और इसीलिए जापान हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट में हमेशा यह कंपनी आगे होती। किसी भी कंपनी को अगर आप देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की रहेगी, कार की रहेगी, वो हमेशा रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत बहुत बेहतर होती है। और क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब काम करती है ना, तो उसको कोई चिंता नहीं होती कि मुझे माल तैयार करके कहाँ बेचना है, मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, मुझे अगर एक बिजनेस बढ़ाना है तो मुझे पैसा चाहिए। ये बाकी की कंपनी आप देखो,
हमारे देश में भी हमारे आजू जो भी कंपनियां जब चालू होती है तो उनको अपना काम छोड़ के कई सारी चीजें होती है। मैं पैसे कहाँ से लाऊं, मैं मार्केटिंग कैसे करूं, मैं कहाँ माल बेचूं, मैं कैसे उसकी पैकेजिंग करूं, ये सब कुछ ये चिंता उस किरिसु में नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी इस पूरे फैमिली में कई सारी छोटी छोटी कंपनियां होती है। जो कंपनी अगर अपनी खुद से काम करे तो कोई भी उसको टेक ओवर कर सकता है, कोई भी उनको आराम से हरा सकता है। लेकिन अगर आप टोयोटा के ग्रुप के हो, आप होंडा के ग्रुप के हो, मित्सुबिशी के हो, सोनी के हो, तो फिर आपको कोई हाथ नहीं लगाता। अभी देखिए, समझिए कि आज महिंद्रा कंपनी को आप एक पार्ट सप्लाई कर रहे हो, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1 साल का, और उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए आप अपना लोन भी ले अपने काम कर रहे हैं। और 1 साल में जब आप एक काम कर रहे हो तो आपको देख के 10 कॉम्पिटिटर खड़े होते हैं, और फिर 1 साल के बाद आपको वो मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता नहीं। अब इस बायोफ्यूल में भी देखिए ना, बायोफ्यूल में भी हर चीज, हर शुक्रवार को कितनी सारी चीजें हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इनफैक्ट ये बायो सीएनजी है, ये बायोकोल है, इस चीजों के बारे में कितना कुछ पढ़ा है हम लोगों को। कभी कभी लोगों को लगता है कि ये तो मैं भी कर लूंगा, ये बायो सीएनजी तो मैं भी कर लूंगा, बायोकोल मैं भी कर सकता हूँ, ये सब कुछ। मोमेंट आप जाओगे, ये सेक्टर ऐसा है, इसमें बहुत बड़े शार्क है। आप जब एक अकेले बाहर करने की कोशिश करोगे, इमीडिएटली ये कंपनियां, कोई भी कंपनी है वो आप देखोगे सामने ये कर। लेकिन जब आप एक साथ एक बड़े फैमिली का हिस्सा होते हैं एमसीएल, तो हम उस शार्क से भी बहुत बड़े शार्क हो सकते हैं और होंगे। तो ये एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी कुछ है। जैसे हमें सभी कंपनियों को संभालना पड़ता है। अभी एमसीएल में हम कितने सारे कंपनियों को संभाल रहे हैं, कई सारे कंपनियों के रेंट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, सब कुछ संभाल, लेकिन वो ठीक है, वो चलता है। उससे हमारा भले ही थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन वो ठीक है, वो चलता है, लॉन्ग टर्म में वो बेहतर है। लिबर्टी, लोग बोलते हैं कि जो जो कंपनी होती उनको लिबर्टी नहीं होती बिजनेस करने की, लेकिन मुझे लगता है कि वो सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। इतने लार्ज सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो लिबर्टी की जरूरत ही नहीं, उल्टा सिक्योरिटी चाहिए। तीसरा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, उनको भी उतना रिसोर्सेज देते हैं, और कोई कंपनी जो बिल्कुल अच्छा काम नहीं करती, कुछ लोग, तो उनको भी देना पड़ता है। तो ठीक है, सभी अपने भाई बहन है, सभी अपने बच्चे अगर है, तो अपने फैमिली में हमको सबको संभालना पड़ता है। तो ये मुझे डिसएडवांटेज बिल्कुल ही नहीं लगता है। तो दोस्तों, ये परिस्थिति अगर आप अभी आपने देखा, एक ऊपर से भी देखा कि जापान ने किस तरह से ऐसी परिस्थिति जहां उनके खाने के प्रॉब्लम थे, उसमें अभी दुनिया की तीसरी नंबर की बेस्ट इकोनॉमी है। और आपने कंपनियों के भी देखा, कंपनियां किस तरीके से बिजनेसेस करती है, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियां ही हर चीज में जहां जीत जाती है, और पूरे बिजनेस पूरी दुनिया में धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है। और वो देश, वो जापान, जिसके पास जितनी जमीन है वो हमसे सिर्फ 11% इतनी जमीन है। हमारे पास जितनी खेती है ना, वो 3% खेती उस जापान के पास है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी अगर जापान इतना कुछ कर सकता है दोस्तों, सोचिए हम क्या, हमारा पोटेंशियल क्या है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई 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 अलग बात नहीं है कि अगर हमने दुनिया में हजारों सालों तक दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हम थे, उसमें कोई संदेह नहीं कि 40% जीडीपी हम बना रहे थे हजारों सालों तक। इतना काम, क्योंकि हमारे पास उतना सब कुछ था। जापान ने वो किया, वो मिराकल है, वो चमत्कार है, वो सब उसको मिराकल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो मिराकल है ही नहीं। ये हमारी ये कैपेबिलिटी है, ये हमारी, ये हम कर सकते हैं, ये किया है। लेकिन सिर्फ जो चीज जो है, जो हमें आज समझनी पड़ेगी कि वो तरीका समझना पड़ेगा। हमारे पास वो सब कुछ है जिससे हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी आराम से बन ही सकते हैं, यानी बनने ही चाहिए हम लोग। सिर्फ हमें सीखना पड़ेगा तरीका, हमें समझना पड़ेगा तरीका, कौन से तरीके से काम करना है। ये तरीका ही गेम चेंजर है। ये तरीके से जो हम काम करेंगे ना, वही तरीका हमारे देश को फिर से नंबर 1 की इकोनॉमी बनेगा, और वही ये तरीका है। कोई भी काम एमसीएल में हम लोग करते हैं ना, कोई भी काम जो आपको आज शायद अच्छा नहीं लगता होगा, आपको लगता होगा क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, क्यों लोगों को इतना इतना 10,000 15,000 मेंबर, या कुछ एमवीपी करना, एमयूपी करना, कुछ फंडिंग को हाथ नहीं लगाते, ये ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, क्यों ऐसा करते हैं लोग। हर कोई चीज, इस फ्राइडे वेबिनार से लेके सैटरडे सेशन से लेके हर कोई चीज अगर हम आपको करने के लिए बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमें दुनिया की नंबर 1 कंपनी बननी है, और हम बहुत जल्दी बनने वाले। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने जल्दी एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी।
यानी आपको लगता है ना कि देखते देखते कुछ कंपनियां हैं बड़ी हो जाती है, देखते देखते कंपनी बिलियन डॉलर बनती है, इतना सारा पैसा लेती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती है। आप क्यों नहीं करते वैसे? अगर हमको ऐसा काम करना होता तो 2.5 साल पहले जब वो पहला हमारा बायो सीएनजी या एमसीएनजी का जो पूरा बड़ा प्लांट था ना कोलर का, वो पूरा होने के बाद पूरा था, वो बस उतना काफी था। उसके बाद अभी तक अगर हमने इन लोगों जैसा काम किया होता तो अभी बहुत बड़ी कंपनी हम बन चुके होते, बहुत बड़ी कंपनी, इनसे ज्यादा जो आप देख रहे हो। लेकिन नहीं करना वैसे, नहीं करना वैसे कि जहां लोग अपने आप को बेच के, अपना भविष्य बेच के सब खड़े बड़े हो रहे हैं, हमको नहीं करना वैसे। दूसरी बात, ये जो तरीका है काम करने का कि मैनुअल नहीं, आप एसओपी दो, मैनुअल दो, इंस्ट्रक्शंस दो, फिर हम काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं देती एमसीएल, नहीं देती। हमको चाहिए कि आप वो तरीका डेवलप करो, आप वो विचार, आप वो सोचने का तरीका डेवलप करो, पर्सपेक्टिव डेवलप करो। कई सारे ऐसे इश्यूज है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सॉल्व करने के लिए कोई एसओपी नहीं मिलेगी, आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा। ये जो प्याज का प्रॉब्लम है, ये प्याज का प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि सबको पता है, लेकिन अगर आपके तहसील में, आपके गांव में किसानों के कोई प्रॉब्लम्स है, कोई सोयाबीन तैयार कर रहा है, कपास तैयार कर रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स है, वो कैसे सॉल्व करेंगे हम? वो सॉल्व करने के लिए आपको कोई मैनुअल नहीं मिलेगा, कोई एसओपी नहीं मिलेगी, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा आपको करना पड़ेगा वो। अगर आपके गांव में अगर कई सालों से पीने के पानी के प्रॉब्लम्स है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और परिवार को लिए, कौन सॉल्व करेगा? वो कैसे सॉल्व करेंगे? कौन देगा उसके लिए इंस्ट्रक्शन, एसओपी? आपको इसके लिए डेवलप करना, यही हमारी सोच है, यही हमारा काम है। और ये हमारा जिस तरीके से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, ये हमारा एक सहकार मॉडल ही है, जिसमें हर एमएसएस, हर एमवीपी, हर एमयूपी एक दूसरे के साथ सहकार में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हर कोई अपना बिजनेस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कहता हूं कि एमवीपी सिर्फ देखे कि ग्राम पंचायत में कितना ज्यादा बिजनेस में कर सकता हूं, पैसे बेहतर कर सकता हूं, करो आप पूरे तरह के, बाकी जो सपोर्ट हम देंगे ना, एमयूपी अपने बिजनेस डेवलप करें, एमएसएस अपने बिजनेस डेवलप करें। इनफैक्ट हमारा तो ऐसा है, ऐसा मॉडल है कि जिसमें हम कहते हैं कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्योजकता है, वो आखिरी इंसान तक जाए, आखिरी किसान तक जाए। उसको अगर मेरे पास 1 एकड़ जमीन है तो उस 1 एकड़ जमीन में करूं क्या? मैं खेती करूं, मैं पशुपालन करूं, क्या करूं मैं? और ये तरीके से, यानी कोई इंस्ट्रक्शन देके नहीं, तो आप डेवलप करो। आज कितना अच्छा एग्जांपल मैडम ने बताया, एक 8वीं पास किसान क्या कर सकता है, ऐसे भरने का यही हमारा तरीका है। और इसलिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, इसलिए वो बना है कि आपको अपनी कंपनी को बढ़ा के 10,000 करोड़ की कंपनी बननी है। पहले तो आईपीओ में लेके जाना है उसको, और बाद में पूरा तहसील का विकास करके 50 से लेकर 70,000 करोड़ की कंपनी आपको बनानी है। ये आसानी से कर सकते हैं क्योंकि उतना दिया है कुदरत ने हमें, भगवान ने अपने हाथों से दिया है। और हर तहसील की अपनी एक स्टोरी, अपनी कहानी है। मैं यहां आपको एसओपी या ये करके नहीं बता सकता कि आप जाओ और ये करो। ये जो 5V का मिशन है ना, 100% एम्प्लॉयमेंट, 100% हमारे किसानों का सक्षमीकरण, तो हमारा किसान आज क्या तैयार कर रहा है, उसके ऊपर हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, हमारे महिला बचत क्या कर सकते हैं, युवा क्या कर सकते हैं, ऐसा करके वो बिजनेस हमें पहले 10,000 करोड़ और बाद में 70-80 हजार करोड़ का लेके जाना है। और ऐसा करके फिर हम जाएंगे, हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और उतना है पोटेंशियल। और ये जो तरीका हमने डेवलप किया है ना, ये जो एमसीएल का बिजनेस मॉडल है, ये ना किसी को फॉलो किया है, ना कल कुछ पढ़ा है और आज मैंने बताया, ऐसा नहीं। 20 साल जिन्हें हमें जिनको हमने फॉलो किया है, जो हमारी प्रेरणा है, जो हमारी श्रद्धा स्थान है, जिनसे हमने इतना सब कुछ पढ़ा है, उनकी मेहनत से, उनके विजन मिशन से, उनके सोच विचार के कारण है। और वो भी सोच विचार आज से नहीं है, हजारों सालों से है। दोस्तों, आज कुछ साइंटिस्ट कुछ चीजें तैयार करते हैं और उनको नोबेल पारितोषिक मिलते हैं, नोबेल मिलता है उनको, उनसे कई गुना बहुत ज्यादा ऐसा हमने हजारों साल पहले तैयार किया है। हमारे जो ऋषि मुनि जैसे साइंटिस्ट है ना, आप सोच नहीं सकते इतने आगे की सोच थी उनकी, इतना आगे का काम उन्होंने किया है। इसलिए ये जो बिजनेस मॉडल हमने डेवलप किया है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का है। ऐसे कोई भी गांव नहीं होगा, ऐसा कोई भी तहसील नहीं बचेगा जिसको पूरी तरह से डेवलप हम न कर पाए। इस तरह का ये बिजनेस मॉडल है। और बहुत जल्दी इस बिजनेस मॉडल का उपयोग करके
हम एमसीएल को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने वाले और मिलकर हम अपने देश को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महान ऐसा देश बनने वाले। धन्यवाद।